हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जो कि इसमें है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज हम लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट। और भी सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आर और NCERT पढ़ना है तो भी उस प्लेलिस्ट में बना हुआ है चैनल, उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट नाम बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं। इसको देखते हैं नोट्स पहले। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट व उसके अधीन हाई कोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कुल वर्तमान में 34 यानी कि 33+1 एक है CGI। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के एवं हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे की बात करता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी हाईकोर्ट का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी हाईकोर्ट या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार में वह परंपरागत विधिवक्ता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन आता है हमसे कि संविधान में न्यायालय मतलब जज बनने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम वर्ष उनका एज जो है कितना वर्ष होना चाहिए। तो देखिए, इसमें संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बस खाली किया गया है तो कब रिटायर होंगे उसका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। मतलब कि उसको हटाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हटा सकते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है, जिसे 2/3 बहुमत होना चाहिए। न्यायाधीश यानी जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें सुप्रीम और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 145 के 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों
या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्वलोकन यानी रिव्यू किया जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इस शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारित पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 139 का क 2 के तहत देश के किसी हाई कोर्ट में चल रहे मामले या वाद को किसी अन्य हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधिकारिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अब आता है प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। याद रखिए डेट, 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो हुआ था भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह होती है संसद में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है? तो देखिए इस समय 34 है, 33 + 1, 31 था और 34 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वो होते हैं 33। इस 2007 का क्वेश्चन इसलिए स्टार लगाए। इसमें होते हैं 33 और +1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तब होगी तो उस समय 30 + 1 किया गया था, 31, लेकिन अब इस समय 34 + 1 है। क्वेश्चन नंबर है 7, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसमें कम से कम 10 वर्ष तो होना चाहिए। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? तो सुप्रीम राष्ट्रपति को करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश किस प्रकार से हटाया जा सकते हैं? तो महाभियोग, इसमें राष्ट्रपति के संसद में सिफारिश करने पर। ऑप्शन डी। बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, 2/3 की सिफारिश चाहिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए वो गलत है। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो देखिए वो भी गलत है। कथन 3 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो देखिए ये सही है। कथन 4 है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो ये सही है। 3 और 4 तो ऑप्शन हो जाएंगे सी। देखिए IAS प्री 2019 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं तो कौन? तो ये संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह होती है 65 वर्ष। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यह होती है 65, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो यह किया जाता है संसद द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्त की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो यह कथन इसमें एक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो केवल ये गलत है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, तो ये भी सही है। कथन 4 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है, तो ये गलत है, यानी कि 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक, ए, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा है, उस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है। देखिए दोनों गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, न ही 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो यह होता है किसी भी न्यायालय में नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह होता है ऑप्शन डी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1993 में, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुप्रीम कोर्ट के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है, तो यह होता है 4, यानी ऑप्शन बी है 4। क्वेश्चन नंबर 25 से निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह होता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसमें देखिए ये सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, अतिरिक्त न्यायाधीश की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो यह होता है सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, तो सही है। कथन 2 है, भारत में किसी हाई कोर्ट को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए IAS प्री 2021 का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए, ऑप्शन ए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी। देखिए IAS में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, एक बार 1996 और 2014 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। कथन 2 है, भारत की संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये गलत है। तीसरा है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के संघ के बीच का विवाद है, तो ये भी गलत है। चौथा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये सही है। तो 1 और 4 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। IAS प्री 2012 क्वेश्चन है। 34 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने का अनन्य शक्ति है, तो ये गलत है। बाकी सही होगा, तो यानी बी पढ़ लेते हैं इसको। ऑप्शन बी है, वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, ये सही है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश को पुनर्विचार करने के लिए शक्ति है, ये भी सही है। तो इस प्रकार 34 का ए हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। ऑप्शन बी है, सर्वोच्च न्यायालय देश की अदालत उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही है। ऑप्शन सी है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी हाई कोर्ट या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यही गलत है। ऑप्शन डी है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी सही, ये सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 35 का ऑप्शन सी होगा। 36 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो इसका आशय है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है। मतलब कि जो भी वो निर्णय लेता है वो उसकी वैल्यू होती है और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, नहीं लगा, क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो ये होता है ऑप्शन सी, हाई कोर्ट में एवं सुप्रीम कोर्ट में। 38 में है, सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो यह होता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन ए। 39 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो यह है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो ये किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अभी हम लोग केशवानंद भारती देखा, तो केशवानंद भारती तो ठीक रहता। 41 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 227 में। तो 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन ए, 245 में नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो यह होता है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी, तो देखिए ये गोरखनाथ केस थे, इसमें 13 न्यायाधीश थे 1973 में। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश की गठन किया गया, जो कि गोरखनाथ बना पंजाब में 1968 में किया गया। तो इस प्रकार अगर इसमें ऑप्शन रहता केशवानंद भारती, तो केशवानंद भारती सही होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है गोरखनाथ, तो गोरखनाथ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, तो ये होता है गोरखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, वाद एवं उस वाद में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, तो देखिए इसमें पहचानना है। ऑप्शन ए है, इंदिरा साहनी वाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी पर क्रीमी लेयर, ऑप्शन बी है विशाखा वाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की कामकाजी महिलाओं की संरक्षण, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मेनका गांधी वाद, तो ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो ये भी सही है। बेला बनर्जी वाद, तो ये विदेश यात्रा के लिए है, तो ये इनका यही गलत है। बेला बनर्जी पश्चिम बंगाल में विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 संबंधित था। विदेश यात्रा के अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के सुप्रीम कोर्ट से मेनका गांधी का था, तो इस प्रकार ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है, तो ये सही है सुप्रीम कोर्ट केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये गलत है। ऑप्शन बी है, यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, यह केवल परामर्श संबंधी अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है, यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो यह होता है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या संबंधी सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकते हैं, तो इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किए जा सकते हैं, तो ये कहते हैं अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है, तो ये है अनुच्छेद 137, ऑप्शन ए।
51 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन बी है। 52 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो देखिए ये है, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, ऑप्शन ए सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो ये हो सकता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। IAS 2019 क्वेश्चन है। 54 नंबर है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षा का अर्थ है, तो यह होता है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है, तो यह होता है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों को तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, तो ये गलत है। कथन 2 है, भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है, तो ये सही है। तो भारत का संविधान मूल ढांचे का नहीं, वो बल्कि उद्देश्य का करता है, तो इस प्रकार इस एक गलत है, 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 58 नंबर देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी। 59 है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी हाई कोर्ट की अधिकारिता नहीं होगी, तो देखिए ये गलत है, होती है। और कथन 2 है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तो उठाया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। IAS प्री 2019 क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है, तो यह होता है भारत में, USA दोनों में, भारत और USA। क्वेश्चन नंबर 61 है, कथन और कारण, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो देखिए ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उधार की वस्तुओं से भारतीय संविधान क्या लेना देना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, तो यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो यह होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ऑप्शन सी 67 नंबर का। 68 है, भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है, तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट, वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 है, कथन और कारण है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो देखिए ये गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो देखिए ये अनुच्छेद 32 में है। 72 नंबर है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो यह है संसद को, ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा विधि बनाकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो यह होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को।
75 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को एक अभिदेशन किया है। तो यह किया है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यह बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। देखिए ये गलत है पहला। कथन 2 है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो ये सही है। कथन 3 है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ सुप्रीम कोर्ट का मत सरकार पर बाध्य नहीं होता। तो ये सही है। कथन 4 है, सुप्रीम कोर्ट को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह होता है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो यह देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 143 के 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 79 यानी 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। तो यह देता है यदि वह ऐसी सलाह मांगता है तब, बाकी कोई समय नहीं है। तो ये 79 का हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2। 80 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अभिमान्यता पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? तो यह किया है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है। तो ये ली जाती है संसद के सदस्य द्वारा, नहीं सॉरी संसद के सदस्य द्वारा नहीं है, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुख्य जजों के बारे में ही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी। 83 नंबर है, देखिए यहाँ पर वाद और विषय को मिलान करना है, तो हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है AK गोपालन बनाम, तो यह होते हैं निवारक अवरोध प्रक्रिया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य है, तो ये होते हैं स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ है, तो ये होते हैं, तो ये संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। और चंपकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य, तो ये होते हैं शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु समानता। तो इस प्रकार हो जाते हैं 3, 4, 2, 1। तो देखिए इसे ऑप्शन में बी होना चाहिए था, लेकिन बी में क्या किया कि सी को डी पर, डी को सी पे कर दिया है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया है। तो इसमें आरएस में तो राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में ऐसे किया था, ऑप्शन बी को माना था, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी ऐसे नहीं होता है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमी यानी कि, तो अब है ऑप्शन कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबेद। तो देखिए ये झारखंड जो है इसमें दिखा भी गया है, प्रश्नगत विकल्पों के प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा अपने आयोग से संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सभी विकल्पों को गलत माना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण हो गया था, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह होता है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो यह किया है अनुच्छेद 355। 87 नंबर क्वेश्चन है, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? तो ये दी जा सकती है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन नंबर सी। 88 में है, TDSAT का फुल फॉर्म देख लीजिए, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए, यानी TRI के लिए। ये अधिनियम वर्ष 2000 में किए गए संशोधन द्वारा की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम। तो यह होता है
डी है ऑप्शन नंबर। H.L. दत्तू, T.S. ठाकुर, जगदीश सिंह खेयर। देखिए ये राजस्थान में ऐसा पूछा है, अभी यूपीएससी में तो ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन आप लोग याद रखिए अगर कर सकते हैं तो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। देखिए यूपी लोअर में पूछा गया है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी न्यायाधीश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं था? तो ये थे एल नागेश्वर राव, ऑप्शन सी, बाकी सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं है? तो ये थे न्यायमूर्ति SK झा, बाकी सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए इसमें स्टार बनाया गया है और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कौन थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में यानी कि PIL की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। तो देखिए PN भगवती है, तो ऑप्शन सी हो सकता है इसमें 92। अब है 93 नंबर क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई न्यायिक पहल द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो नहीं, ये गलत है। दूसरा कथन, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी PIL के प्रयोजकों में से एक माने जाते हैं। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 95 में PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरा है पब्लिक इंक्वायरी, ये गलत है। तो ऑप्शन ये सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 96 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ यानी PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, ऑप्शन डी। 97 है, कथन और कारण है, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है क्योंकि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? तो यह होता है USA, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो ये हुई है USA में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो यह होता है जनहित याचिका से, ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है? तो यह ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति AS आनंद। क्वेश्चन नंबर 102 है, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वह न्यायालय है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, भारत का सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। क्वेश्चन नंबर 104 है, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो यह है ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटाला में बाद में, ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर है, समलैंगिकता संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है भारत यानी कि इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है कि धारा 377 से है। तो 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान की पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता, देखिए वहाँ पे भारत से जो लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता है, फुल फॉर्म उसका है, IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया है। ज्ञातव्य कि IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा।
तो इस प्रकार देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोगों ने बताइएगा कि आप लोगों को बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये पसंद आया चाहे ना आए, लेकिन इसको देखिए पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस निकालना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको वीडियो को कई बार पढ़िए और सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है उसको भी पढ़िए। बुक अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर का नाम होगा राज्यपाल। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोगों ने मुद्रा एवं बैंकिंग में लगभग 25 क्वेश्चन कर लिया था, तो आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26, एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यानी कि यूपीआई के बारे में बात हो रहा है। यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये है ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। तो जैसे कि आप लोग हमेशा यूपीआई का उपयोग करते होंगे तो उसमें वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती है, बस अपना बैंकिंग उसमें ऐड करिए और यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कर देते हैं। तो वैसे ही इसमें आवश्यकता नहीं होती, तो वही से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आरबीआई की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा है, यह एक सदस्यिक निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। तीसरा है, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं बल्कि ये गवर्नर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, ओनली एक सही है, यानी कि 27 का क्वेश्चन नंबर ए यानी कि एक सही है। आरबीआई की मानक बेंचमार्क दरों का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यह है 1 जून 1964, ऑप्शन नंबर सी 1 जून 1964 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है 29, भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1957 में। 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा 1957 में। कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 30 है बिटकॉइंस के बारे में। कथन एक है, बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। बिटकॉइंस के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। तो देखिए दूसरा सही है। पहला जो कि ये देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी जाती है, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है, ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए IAS 2016 में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसमें बताना है कि इन बैंकों के स्थापित होने की ऐतिहासिक क्रम क्या है। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक सबसे पहले हुआ था, तो ये 1955 में हो गया था। और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ था 1975 में, और अग्रणी बैंक हुआ था 1969 में, नाबार्ड हुआ था 1982 में। तो इस प्रकार पहले हम लोग कर लेंगे इसको 4 नंबर यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, और उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर यानी अग्रणी योजना बैंक, और फिर आ जाएगा फिर 1 नंबर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और फिर लास्ट में नाबार्ड 3 नंबर। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर भी लिखा है भारतीय स्टेट बैंक 1955 में, अग्रणी बैंक 1969 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में और नाबार्ड 1982 में। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा, मांग जमा डिमांड डिपॉजिटरी, और तीसरा है बैंकों के पास जमा, बैंकों के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। तो 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो जनता के पास करेंसी से, सही बात है। बैंकों की मांग जमा राशि, सही है। बैंकों में सावधिक जमा राशि, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये भी सही है, यानी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी 1 2 3 4, चारों सही हैं। 34 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास जमा मांग, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास समय जमा, बैंकों के पास करेंसी। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके करेंसी हो जाएंगे, फिर बैंकों के पास मांग जमा हो जाएगा, फिर बैंकों के पास बचत जमा हो जाएगा, बैंकों के पास सावधिक जमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2। 34 का ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? तो यह बढ़ता है जनता की बैंकिंग आदतों में से वृद्धि से। देखिए ये IAS 2019 में, IAS 2021 दोनों में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, तो यह किया जाता है बृहत मुद्रा अपन आरक्षित मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो यह कहलाती है गर्म मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो यह है 10,000 तक का। तो देखिए इस समय करेंसी में है 10 रुपये का, 20 रुपये का, 500 रुपये का, 1000, 100 रुपये का, 500 का, 2000 का नोट। इसमें 2000 का बंद हो गया है। अब है 39 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक को हमेशा रखना चाहिए? तो ये रखना चाहिए 115 करोड़ रुपए का। तो 85 करोड़ क्या रखना चाहिए? तो 85 करोड़ का उसमें रखेगा, विदेशी प्रतिभूति रखेगा और 115 रुपये का स्वर्ण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन आधारित है। ऑप्शन नंबर ए अनुपातिक कोष प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थिर विनिमय दर प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 का ऑप्शन बी न्यूनतम कोष प्रणाली। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो यह होती है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर के मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, वह मुद्रा जो कोई मुद्रादाता अपने दाव के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, तो यही सही है। 43 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 आता है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू की गई थी? प्रथम बार कब शुरू की गई? तो ये किया गया था 1882, ऑप्शन नंबर ए 1882 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी है, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं हार्ड करेंसी से। क्वेश्चन नंबर 46 है, काली मुद्रा क्या है? तो यह होता है, यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है, इनकम टैक्स जिस पर नहीं भरा जाता है उस पर वही होता है ब्लैक मनी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती हैं? तो ये समझी जाती हैं SDR, ऑप्शन नंबर सी। SDR को कहते हैं स्पेशल ड्रामिंग राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य यानी विश्व बैंक निर्धारित करता है, तो ये गलत है। विश्व संबंधित देश, कथन 2 है, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है, तो देखिए ये सही है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है, ये भी सही है। संबंधित देश की आर्थिक सभ्यता से संभाव्यता से निर्धारित होता है, ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? तो यह होती है सेशेल्स। फिर 51 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा है? तो यह होता है टका। बहुत कहाँ की मुद्रा है? बहुत, तो तुर्की, थाईलैंड और वियतनाम, ईरान, तो यह होता है बहुत के थाईलैंड का। तो देखिए यहाँ पे बहुत यानी BAST बहुत बोलते हैं इसे, बहुत थाईलैंड की विधिक मुद्रा है। टर्की लीरा तुर्की की, और डोंग वियतनाम की, तथा रियाल ईरान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन। तो देखिए इसमें चीन की मुद्रा युआन है, और आधिकारिक मुद्रा रेनमिबी है, जबकि लीरा वर्तमान में यूरो है। इटली की येन है जापान का, और भारत है रुपया। युआन किस कहाँ का है? तो युआन होता है चीन का। दीन या दिनार, तो ये अभी ने पढ़ा UAE का। तो इसमें मिलाना है मुद्रा को, सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए इसमें है रिंगिट होता है मलेशिया का। बहुत अभी पढ़ा था हम लोग ने थाईलैंड में। रुपया होता है इंडोनेशिया का, और वान होता है दक्षिण कोरिया का। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 1, 2।
सही है, 4 3 1 2। अब यहाँ फिर मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें और ब है, तो एक और हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखिए, मैक्सिको हो जाएगा पेसो, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा शिलिंग, जापान हो जाएगा येन, सऊदी अरब हो जाएगा रियाल। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा ब द अ स। मैक्सिको पेसो, ऑस्ट्रिया शिलिंग, जापान येन, सऊदी अरब रियाल। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो देखिए, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना सही है, संभाव्य के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग ये भी सही है, कम आधार को बढ़ावा देना ये सही है, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना ये गलत है, यही नहीं था उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, तो यह किया जाता है ऊंची कीमतें। 60 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो मुद्रा प्रसार इंगित करता है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये गलत है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटना नहीं है, ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो यह हो सकता है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन डी, मतलब नया नोट छापना मुद्रास्फीति कारक बन सकता है। ऑप्शन देखिए IS प्री का है, तो यह 21 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कथन और कारण। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है, तो ये सही है। ए और आर दोनों सही सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो ये होता है विस्तारकारी नीतियाँ, सही है। राजकोषीय प्रोत्साहन, ये सही है। मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, ये गलत है। उच्च क्रय शक्ति, तो ये भी सही है। बढ़ती ब्याज दर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पर, मुद्रास्फीति के कारण, तो ये होता है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, दोनों सही है, मतलब कि डी हो जाएगा। ए और बी सही है। विनिमय दर में सुधार होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए प्लस या माइनस 2% के सहनीय स्तर के साथ 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया था? तो ये किया था भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? तो इसमें बताना है कौन सा निहितार्थ है। तो ये कीमतें गिर गई, ये नहीं, कीमतें पहले की तुलना से में अधिक धीमी से बढ़ रही हैं, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो ये पाता है रीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 68, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है? तो ये होता है देनदार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन 1 है, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, सही है, लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है, बांड धारकों को लाभ कहाँ से मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे, ऑप्शन नंबर ए। 71 का क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो यह होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? तो यह होता है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन और कारण, भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है, सही है, गिरावट आई है। और ये देखिए 1998 क्वेश्चन है, और क्योंकि इन वर्षों में देश को बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है, तो देखिए ए सही है, लेकिन परंतु आर गलत है। इस 1998 के क्वेश्चन है, इसलिए उस प्रकार से किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है,
1991 कैलेंडर के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक मूल्य सूचकांक के मासिक औसत के आधार पर थी, तो यह है 12.7%। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? तो यह करता है ऑप्शन नंबर सी, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। क्वेश्चन नंबर 77, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी कभी आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह होता है, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। देखिए दोबारा क्वेश्चन दोहराया है। क्वेश्चन नंबर 79, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंकी दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे और अन्य उत्पादक व्यय को नियंत्रण रखना। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक है। और कथन 2 है, डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 81, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, एक सही है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा की जाता है, ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई सी पर। आगे आता है 83 नंबर क्वेश्चन, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी। 83 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि तो देखिए इसमें रिवर्स रेपो दर को कम कर दी जाती है, तो ये देखिए ये सही है। रेपो रेट बढ़ा दी जाती है, ये गलत है। बैंक दर कम कर दी जाती है, ये भी सही है। लेकिन ये पूछा है आरएस में यानी कि राजस्थान सरकार पब्लिक सर्विस में, तो इसमें वैधानिक तरलता द्वारा अनुपात बढ़ा दिया जाता है, ये इसमें सही किया गया था ऑप्शन डी को, लेकिन है सही ए और सी को। तो जो मानेगा वो मानेगा, पीसीएस वही आयोग जो मानेगा वही क्वेश्चन सही होता है, लेकिन ए और सी सही होगा इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो ये किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, तो यह किया जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। और कथन 1 है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कथन 2 है, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कथन 3 है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और कथन 4 है, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी गणना संगठन यानी सीएसओ द्वारा संकलित किया जाता है? तो देखिए अब इसका कार्य चेंज कर दिया गया है, इसीलिए इसको यहाँ पे स्टार लगाया गया है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। लिखा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई IW, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI AL तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI RL श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI UNME पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता था, जिसे अप्रैल 2008 से बंद कर दिया गया।
हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी के लाए जाने के तक अवधि हेतु CPI IW से संबंध अखिल भारतीय क्रीड लिंक्ड CPI UNME संकलित किया जाता रहा, जिसे जनवरी 2011 से बंद कर दिया गया। वर्तमान में CPI अर्बन और CPI रूरल का संकलन किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए वो बंद कर दिया गया, इसीलिए वहाँ पर स्टार लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में लोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना यानी कार्यालय जारी करता है? तो ये कहता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, लोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, 1993-94 द्वारा बराबर 100 को आधार मानते हुए नई WPI श्रृंखला अप्रैल 1998 से प्रभावी हुई। देखिए ये गलत है। दूसरा है, नई WPI श्रृंखला में बुनियादी वस्तुओं का भारित महत्व 10% अंकों तक कम हो गया है, ये सही है। बिजली का भारित महत्व नई WPI श्रृंखला में बढ़ गया है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 देखिए ये IS 2002 का है, उस आधार पर पूछा गया है। आप लोग इस समय पढ़ना चाहते हो इस आधार पर पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 91 है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद। नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 2010। 93 नंबर, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो ये बनाया है 2011-12 को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, किस तारीख को नए थोक मूल्य सूचकांक को जिसका आधार वर्ष 2004-05 है जारी किया गया था? तो यह किया गया ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 2010 को। क्वेश्चन नंबर 95, भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक की WPI की नई श्रृंखला है, तो यह ऑप्शन नंबर सी, 1993-94 के आधार मूल्यों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 96 है, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया गया, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर डी है, 2004-05 में। देखिए ये 2009 क्वेश्चन है। फिर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। और कथन 2 है, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। तो देखिए इसमें प्रकार ऑप्शन बी है, केवल 2 सही है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर केवल का आधार लगा है, मासिक आधार पर उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो यह है श्रम ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्तमान मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 1960 लगभग 330 है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए, 1960 की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमत 3.3 गुना, नहीं गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है, कुछ निश्चित चुनी हुई वस्तुओं का मूल्य 3.3, ये गलत है। ये है, कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य का भारित औसत 3.3 बढ़ा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP की नई श्रेणी में जो भारत सरकार द्वारा 10 जून 2011 को जारी की गई थी, आधार वर्ष को परिवर्तित कर दिया गया है 1993-94 से, तो यह था 2004-05 में। क्वेश्चन नंबर 101, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो यह मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से कीमत की औसत परिवर्तन को, ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर है, कथन और कारण, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है, क्योंकि मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना। 104 नंबर कथन और कारण है, अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी, क्योंकि वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य 140 डिग्री प्रति बैरल से घटकर $30 प्रति बैरल रह गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है, सही व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, केवल नहीं है।
देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी है, घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, यही सही है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह है पटना में। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनिमय किया जाता है। तो नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन कथन दो है, वे इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं, सही है। कथन तीन, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। तो ये सही है ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया है वह है जयपुर। जयपुर 30 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ है, इनमें से किसी एक के साथ हुआ है? तो ये हुआ था ICICI के में 13 अगस्त 2010 को। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो ये करता है SIDBI, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर ए। 112 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी। सिडबी की स्थापना की गई थी तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण क्या अनेक लाभ लक्षित है? तो यहाँ पर है कथन एक है, पैमाने की मितव्ययिता, सही है। दूसरा है पंजी का आसान पहुंच, ये भी सही है। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, ये भी सही है। विश्व स्तरीय आकार के बैंक हैं ये ये भी सही है, यानी कि सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो ये है 20, 2011 क्वेश्चन है। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो ICI बैंक, HDFC बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और UTI। तो ये ऑप्शन सी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? तो ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो यह है ICICI बैंक, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, पंजाब सब है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ये ICI नहीं है, अभी पढ़ा था, कॉर्पोरेशन देना विजय है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो यह है सावधि जमाएं। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1955। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक वही है, SBI, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की है? चलती फिरती ATM, तो ये किया था ICICI ने। भारत के, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2002 को मुंबई में सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा प्रारंभ की थी। 125 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2011 से भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कौन कार्यरत है? देखिए 2012 क्वेश्चन है, तो ये है प्रदीप चौधरी। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दिनेश कुमार खारा है। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहली खोली है? तो ये खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? तो ये है SBI। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन के सर्वप्रथम, तो वही सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? एक्सिस बैंक ने की है, ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। निजी बैंक में, ये निजी बैंक का है इसलिए। निम्नलिखित में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? तो ये है ICICI, IDBI, IFCI।
तो ये ऊपर सभी हो जाएंगे। देखिए इसकी स्थापना देख लेते हैं। आईसीआईसीआई की स्थापना जनवरी 1955, आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964, आईएफसीआई की स्थापना जुलाई 1948। सबसे पुराना आईएफसीआई है। और ये तीनों संस्थाएं औद्योगिक क्षेत्र के दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें बताना है कौन सी विदेशी कैसे प्रकार की है सब। तो इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है, भारत की सार्वजनिक बैंक है भारत में, यानी कि सरकारी है। इंडियन बैंक का चौथा हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक है तो ये है आपकी निजी बैंक है। सिटी बैंक तो ये विदेशी बैंक है। और सारस्वत बैंक तो ये है सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी है, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो ये है अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, जिला शाख योजना बनाई जाती है तो ये है लीड बैंक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। 133 नंबर है, लीड बैंक का कार्य किया जाता है तो ये है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 134 नंबर है, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, तो ये है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, ऑप्शन नंबर सी। 135 नंबर है, अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था तो यह है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1969 में। 136 नंबर है, इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय बैंक व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। सही है। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं, ये गलत है। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं, तो ये सही है। तो 1 और 3 लिखते हैं। 136 का ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। आइए 2016 क्वेश्चन है। 137 नंबर, प्रति छाया बैंकिंग क्या है? तो ये है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ऑप्शन नंबर बी। 138 नंबर है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है तो ये है CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनिमय, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी है। 139 नंबर है, जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात तथा नगद कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है दोनों SLR तथा CRR में कमी की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 140 नंबर, सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार के जुटे व्यक्तियों द्वारा दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वह हैं, तो वह होती हैं ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निजी अंतरण सुविधाएं, तो ये सभी सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 देखते हैं। 140 नंबर का ऑप्शन डी सही है। 141 नंबर है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए है। कथन 1 है, पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। देखिए लगातार शब्द आया, इसको हटाइए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 से हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा, मतलब केवल 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये है जमा, बाकी अग्रिम, निवेश, मांग तथा अल्पसूचना मुद्रा सब सही है, खाली जमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143 है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण यानी टीजर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? तो लोक लुभावन ऋण यानी टीजर लोन अधोमुख ऋणों सब प्राइम लैंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हो पाएंगे, इसलिए तो ये सही है। देश में लोक लुभावन ऋण मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन उस संबंधी अथवा निर्यात इकाइयों स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं, ये गलत है। ऑप्शन 1 है, केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, कोर बैंकिंग समाधान पद पर कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से कथनों में से
कौन से इस पद का सही वर्णन करते हैं? कथन एक है, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपनी खाता कभी खोल भी न रखा हो इसलिए। तो ये सही है। दूसरा है, यह व्यवसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है। तो ये गलत है। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर दिया जाता है। ये भी गलत है। इसका केवल एक लग रहा है, ऑप्शन ए केवल एक सही है। 145 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था में लगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी स्टेक को क्रय किया है? तो यह है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इलाहाबाद बैंक कोलकाता सही है, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक मुंबई, तो ये गलत है, ओवरसीज बैंक चेन्नई, ये सही है। तो इस प्रकार दूसरा गलत है, केवल 2 हो जाएगा। तो इसमें बताना है कि इलाहाबाद भारतीय लघु यानी कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, न कि मुंबई में। 147 नंबर है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। तो यह होता है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, ऑप्शन सी। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन एक है, बाजार ऋणादान यानी मार्केट बोरिंग, और दूसरा है ट्रेजरी बिल, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 149 नंबर है, वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये है योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके। दूसरा है निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके। तीसरा है कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो निम्न आय बैंक शाखाओं के अभाव निरक्षरता, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं 150 पर। इसमें लगभग 395 क्वेश्चन है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में यही 151 से शुरू करेंगे और पूरे 395 को ख़त्म करेंगे। तो लगातार इसको देखते रहिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको छोटा बनाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। घटना चक्र देखिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको पढ़ते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं साइंस। तो घटना चक्र की सीरीज में बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस और हिस्ट्री। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है, देख सकते हैं। घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर तरंग गति। तो इसके नोट्स देखते हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे को कहते हैं, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संरचित होती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। और जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगें के उदाहरण है। यांत्रिक तरंगों के प्रकार तो ये होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ होते हैं किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संरचित होने पर माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, जिससे उदाहरण के तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। तो अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संरचित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? तो है ऑप्शन डी ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण? तो है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी है पराध्वनिकी तरंग।
क्वेश्चन नंबर 4 है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो ये होती है आयन मंडल में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो ये है आइनोस्फीयर द्वारा, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो इसको कहते हैं ध्वनि को। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉस्मिक किरणें, तो ऑप्शन ए अवशोषित कण, ऑप्शन बी अनवशित कण, तो ये ऑप्शन ए होता है, कॉस्मिक किरणें अवशेषित कण। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, देखिए यही गलत है, बाकी सब सही है। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती हैं, ये सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संरचित की जाती हैं, तो ये होती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं तरंग दैर्घ्य को। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ ms - 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है एक्स किरणें को। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, तो ये है ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻⁻7 m, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है, तो ये होती है 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं, तो ये होती है माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि होते हैं एंटीना छोटे होते हैं, सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा मूल दिशा को विचलित करती हैं, ये भी सही है। इन तीनों सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के माध्य। 21 नंबर क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एक्स किरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो कौन सी मशीन लाई जाती है? तो एक्स किरणें, तो एक्स किरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्स किरण, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CT स्कैन यह कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं ध्वनि, तो इसके नोट्स देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव गैस आवश्यक होता है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव्यों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में गमन 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होगी।
ध्वनि की चाल की वायु आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, माध्यमों यानी जल, इस्पात, नाइट्रोजन की ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो इसमें होता है पहले नाइट्रोजन, फिर होता है जल, फिर होता है इस्पात। इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक जबकि गैसों में न्यूनतम होती है। सामान्य ताप व दाब पर वायु ध्वनि का वेग लगभग 331 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ये होता है धातु में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, सेम क्वेश्चन है, इस्पात में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ये इस्पात में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है तो ये होता है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो यह होगा देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले VA फिर VW फिर VS। क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी तो यह रहेगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि तरंगे तो ये होती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु में ध्वनि तरंग होती है तो ये होती है अनुदैर्ध्य। सही है, ऑप्शन बी होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है तो ये होता है निर्वात, ऑप्शन बी निर्वात। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं तो यह है ऑप्शन डी निर्वात। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब एक ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है तो यह होती है आवृत्ति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल के दीवारों को तो ये किया था ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह होती है 16.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके तो यह होता है ऑप्शन बी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है तो यह होता है 330 मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि, स्वयं क्वेश्चन है, ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम नहीं होता है वहाँ पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है तो ये तो नहीं होगी। कथन 2 है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है तो ये भी नहीं, गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं तो सही है। फिर कथन 2 है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। कथन 3 है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। कथन 4 है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है तो ये भी सही है। इस प्रकार सभी सही है तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, पराश्रव्य में वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है तो यह होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो ये होता है सोनोग्राफी, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? उसका कारण वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। कथन 1 है, हृदय अपस्रय आवृत्ति पर कंपन करता है, सही है।
ध्वनि की गति गैस में द्रव्य एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। नहीं, तो ये गलत है, दो जहाँ था हटा दीजिए। तो आप कथन 3 है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये सही है। कथन 4 है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी सही है। इस प्रकार 1, 3, 4 सही होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है पराध्वनि जेट की उड़ान में कारण क्या होता है? तो ये होता है ओजोन लेयर में बाधा, ऑप्शन सी कथन और कारण है। 26 नंबर क्वेश्चन समुद्र तल के निकट मैक संख्या पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, क्योंकि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ई गलत है, लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वातावरण में ध्वनि को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ऑप्शन बी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसका किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होती है लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है 100 डेसिबल का रव का प्रबलता स्तर संगत होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी यंत्र कारखाने की शोर से। 32 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है? तो ये होगा ऑप्शन ए 45 डेसिबल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 है 33 मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है? तो ये होता है 85 डेसिबल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ये कहलाती है 80 डेसिबल से ऊपर का। क्वेश्चन नंबर 35 है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होती है? तो ये होती है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 है जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सिर्फ केवल एक सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी के अनुसार, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो यह होती है अपरग्रामी एवं अनुप्रस्थ यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है कथन और कारण। तो अनुरण विशेषतः उड़े बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है क्योंकि दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्तव्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो ये है दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा कथन है स्वर यानी सा की आवृत्ति 256 HZ होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 होती है। देखिए उल्टा कर दिया गया है, तो इस प्रकार ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ये होती है रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 43 एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं? तो ये होती है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अवरक्त, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है अवरक्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 48 है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ये क्या जाता है, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है तो ये होता है आयाम मॉडुलन द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है तो यह किया जाता है आवृत्ति आरोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है तो यह होता है ऑप्शन सी 10 MHz। लास्ट क्वेश्चन है 52, कथन और कारण है। कथन है, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में वंकित हो जाती है क्योंकि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो ये देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कथन गलत है, कारण सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कथन गलत है और कारण सही है क्योंकि रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, अतः वे सामान्यतः चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित रहती हैं। तो चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो घटना चक्र आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। और इसमें अगर कोई आप लोग RO का अगर तैयारी कर रहे हैं तो RO का टेस्ट चलाया जा रहा है, उसको पढ़िए। और NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ा जाता है। अगर UPSC और RO और UPPCC की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT बहुत उसका बेस होता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट में वीडियो बनाया गया है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।